स्टूडेंट्स, तो देखिए आज बिल्कुल आपके सामने आपके आपके एनसीईआरटी ही रख दी है मैंने, ताकि आप मुझे नहीं लगा कि जो मैं चीज़ें बताती हूँ आप एनसीईआरटी पे उनको नोट डाउन करते हो। तो जहाँ जो भी बात मैं बताऊँगी उसको वैसे वैसे नोट डाउन करते रहेंगे आप। एक्स्ट्रास में अगर मैं कुछ बताती हूँ इन केस तो ही। तो इकोसिस्टम क्या होता है, कितने तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है ना। टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक, एक्वेटिक में क्या क्या होगा, टेरिस्ट्रियल में क्या क्या होगा, इकोसिस्टम के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, जल्दी से बता देंगे। पढ़ा दिया था मैम। चलिए, तो अब हम आज बात करेंगे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। देखिए, in chapter 13 you have looked at various components of environment. चैप्टर नंबर 13 में आपने एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में सारा जानकारी ले लिया था, और आपने ये भी पढ़ा था कि हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टेड ईच अदर इन देयर सराउंडिंग्स। देखो, पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 में या नहीं पढ़ा था आपने? एबायोटिक फैक्टर्स का लिविंग्स पे क्या इफेक्ट रहता है और बायोटिक फैक्टर्स का क्या इफेक्ट रहता है, ये सब पढ़ा था आपने। जाना था कि किस तरह से बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं हमारे आसपास वो अफेक्ट करते हैं। चलिए, let us look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these component of ecosystem. अब जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे उनको इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं, एक साथ समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे जो एनर्जी का फ्लो है इन इकोसिस्टम में, इन इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स में होता है। अब क्या समझने की, इकोसिस्टम में मेनली हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इकोसिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें एनर्जी फ्लो कैसे होता है। तो देखिए, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स results in physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. ध्यान रखिएगा क्या कहा कि जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन होता है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की इंटरेक्शन की वजह से एक फिजिकल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है जो हर टाइप के इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन की वजह से जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा और वो हर एक इकोसिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। वो जो फिजिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। आइडेंटिफिकेशन and enumeration of plants and animal species of an ecosystem gives its species composition. देखिए, जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं पूरे प्लांट्स और एनिमल्स को, जितने भी एक इकोसिस्टम में आपको प्लांट और एनिमल दिखाई देते हैं, अगर आप उनको समझ लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो, इनको क्लासिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आप एक इकोसिस्टम में क्या बता पाते हो कि इसमें कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं। अब मैं आपको एक एरिया में भेज दूँ जो एक इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है, और फिर मैं बोलूँ कि तुम्हें पता है कि कितनी यहाँ स्पीसीज हैं, तो तुम्हें उस जगह की स्पीसीज कंपोजिशन का कब तक नहीं पता लगेगा? जब तक तुम वहाँ पे सारी की सारी स्पीसीज को आइडेंटिफाई नहीं कर लोगे, तुम्हें सब स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, पता नहीं होगा, ठीक है, कि कौन सी स्पीसीज है। क्लासिफिकेशन के थ्रू ही पता चलता है ना, क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है आपको पता लगता है। आप एक एक को अच्छे से एन्यूमरेट करना, मतलब एक एक को अच्छे से मेंशन नहीं कर देते, तब तक आपको इकोसिस्टम की स्पीसीज कंपोजिशन का पता नहीं लगता। पर जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक एक को अच्छे से एन्यूमरेट कर लेते हैं, अच्छे से मेंशन कर लेते हैं उनको, तो फिर प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो हैं किसी भी इकोसिस्टम में जो पाई जाएंगी उनका हमें पता चल जाता है। हमें इकोसिस्टम में स्पीसीज कंपोजिशन का पता चल जाता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए,
अलग अलग कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, वर्टिकल। देखिए अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो वो हॉरिजॉन्टल होता है, ऊपर की तरफ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब भी क्या स्ट्रेटिफिकेशन क्या बोला, एनसीईआरटी पे जो भी लिखा होता है वो आपको याद रखना होता है, ये गोल्डन रूल कभी नहीं भूलना है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या हो गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग लेवल पे रहेंगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, वर्टिकल। तो जो स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और वो अलग अलग लेवल ऑक्युपाई करेंगी तो उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इकोसिस्टम का एक प्रॉपर्टी आता है स्ट्रैटिफिकेशन, जो फिजिकल स्ट्रक्चर एक बनता है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर हमें एक दिखाई देता है, तो वो एक हर एक इकोसिस्टम में हमको एक अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्री ऑक्युपाई टॉप vertical strata or layer of a forest. Shrubs the second and herbs and grasses occupy the bottom layer. अब आप किसी जंगल में चले जाएंगे, किसी भी जगह चले जाएंगे, पहले आपको नीचे छोटा छोटा घास नजर आएगा, उसके बाद आपको झाड़ियाँ झाड़ियाँ नजर आएंगी, उसके बाद आपको थोड़े लंबे पेड़ नजर आएंगे, उसके बाद आपको और लंबे पेड़ नजर आएंगे। तो क्या हुआ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ डिफरेंट स्पीसीज का। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो अलग अलग लेवल पे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन बोल देते हैं, जिसमें ट्रीज सबसे टॉप लेयर में रहेंगे। ठीक है, ठीक, और वो किसकी लेयर है, फॉरेस्ट की लेयर है। श्रब उसके नीचे होंगे, ठीक है, सेकंड नंबर पे, और हर्ब्स और ग्रासेस जो हैं वो बिल्कुल बॉटम लेयर पे होंगी। तो इसी तरह से आपको फिशेस भी देखने को मिलती हैं पानी में, जिससे आपको बिल्कुल अंदर समुंदर के अंदर फिशेस देखने को मिलेंगी, उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर ऐसे फिशेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, बट मेनली ये हो गया स्ट्रैटिफिकेशन जो आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तो ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या पढ़ लिया आपने कि ट्रीज जो सबसे टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा पे हैं, फॉरेस्ट में जो सबसे टॉप वाली लेयर है वो ट्रीज फॉर्म करते हैं, श्रब्स सेकंड लेयर फॉर्म करते हैं, और थर्ड लेयर और बॉटम लेयर फॉर्म की जाती है हर्ब्स और ग्रासेस द्वारा। तो हमको इस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो इतना आप समझ गए। तो अब क्या समझना है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, दे आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ये आपसे बोल रहे हैं कि जब ये जितने भी नीचे लिखी गई बातें हैं, जब इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको समझ आता है कि इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। अब ये कंपोनेंट पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, जितने भी आप कंपोनेंट्स देखोगे, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स देखोगे, जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स देखोगे, आपको क्या समझ आएगा कि जब आप प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, इन चार एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हो तो आपको समझ आता है कि इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह ही काम करते हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, है ना। तो इतना तो आपको समझ आ गया। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जांपल। अगर आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम का इथोस मतलब आइडिया लेना है, आपको उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपको बहुत अच्छे से उसकी दुनिया को समझना है, तो उसकी दुनिया को समझने के लिए चलिए आइए एक छोटा सा हम तालाब का, पॉन्ड का एग्जाम्पल देते हैं। दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रेदर सिंपल एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन even the complex interaction that exists in an aquatic ecosystem। देखिए ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है ये सेल्फ सस्टेनेबल, मतलब इसको बाहर से किसी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, बाहर से कुछ और चीज़ इतनी दी जाए, पॉन्ड इकोसिस्टम को इतना कोई ज़रूरत नहीं होता है। ये सेल्फ सस्टेनेबल एक यूनिट होता है
जो कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस को भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होंगी उनको भी ये पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बता देगा। देखिए होता क्या है, a pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components of an ecosystem are well exhibited। हमने क्या कहा था कि ये चार जो हैं, ये चार को जब हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ आता है कि जितने भी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं एक इकोसिस्टम के, वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। फिर हमने कहा चलिए इसको एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में समझते हैं और एक एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया पॉन्ड का, और पॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हुए हमने क्या समझा कि ये एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है और ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन एक इकोसिस्टम में, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को भी बता देगा। फिर क्या होता है कि ये जो पॉन्ड है ये is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components of an ecosystem are well explained। एक पॉन्ड क्या होता है, बहुत गहरा तो नहीं होता है, शैलो वाटर बॉडी है। मतलब शैलो वाटर किसको बोलते हैं, जिसमें जो है आपको उथला उथला ही, मतलब बहुत गहराई नहीं होती है वहाँ पे, है ना। आपको क्या मिलता है, पानी के बीच में और आपका ज़मीन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ज़मीन का मतलब जो पानी ऊपर ऊपर, उसके नीचे, पानी के नीचे जो ज़मीन होता है। अगर आप, मैं बोलूँगी किसी कुएं में चले जाओ, कुएं में तो बहुत गहरा कुआं होता है ना। तो तालाब में आप देखते हैं कई बार तालाब में लोग ऐसे ही पैदल ही पाँव, मतलब खुद ही बिना बोट के भी चले जाते हैं। तो एक शैलो वाटर बॉडी होता है जिसमें हमको ये चार के चार जो हैं कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। चार के चार बेसिक में ये जो मेंशन कंपोनेंट्स होते हैं ये दिखाई देंगे, सब पता चल जाएगा। देखिए द सोलर, देखिए क्या होगा, the abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substances and the rich soil composed at the bottom of the pond। ठीक है, अब एक पॉन्ड तो शैलो वाटर बॉडी है, इतना हम समझ गए। अब शैलो वाटर बॉडी पॉन्ड जो है उसमें एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। एक एबायोटिक कंपोनेंट हो जाता है वाटर, उस वाटर में डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगी। एक हो गया वाटर जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, दूसरा हो गया सॉइल, ठीक है, जो कि तालाब की सतह पे बैठी होगी सॉइल। ठीक है, चलिए इतना समझ गए हम। फिर क्या आ गया, तीसरा एबायोटिक कंपोनेंट सोलर इनपुट। ठीक है, द साइकिल्स ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड। देखिए कितनी लाइट है, टेम्परेचर जो है लंबा देर तक है, छोटा देर तक है, डे लेंथ ज़्यादा है, कम है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, और जो अलॉन्ग विद दिस क्लाइमेट कैसा है, ये सारी कंडीशंस रेगुलेट करेंगी किसी भी पॉन्ड का जो फंक्शन का रेट रहेगा, कि कितना इस पॉन्ड में काम होगा। वो पूरे एबायोटिक फैक्टर्स को हमने मेंशन कर दिया कि क्या क्या हो गए, आपका वाटर, मिनरल होंगे, उसमें डिजॉल्व सॉइल होगा, सोलर इनपुट होगा, टेम्परेचर की साइकिल्स चलेंगी, डे का लेंथ रहेगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेंगी, ये सारा रेगुलेट करेंगी कि एक एंटायर पॉन्ड का रेट ऑफ फंक्शन कितना होगा। अब ये तो हो गया हमारे एबायोटिक कंपोनेंट। अब आगे ऑटोट्रॉपिक। द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट इंक्लूड्स द फाइटोप्लैंक्टन, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन हमारे बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में पहले ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। कौन से होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। तो ऑटोट्रॉपिक वो अपना खाना खुद बनाते होंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन हो गया ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट में। सब एल्गी हो जाएंगी, फ्लोटिंग, फ्लोट करते हुए पौधे, सबमर्ज्ड जो पानी में सबमर्ज्ड रहेंगे वैसे पौधे हो जाएंगे। मार्जिनल जो हमारा पॉन्ड रहेगा उसकी एजेस पे कुछ पौधे हो जाएंगे। तो ये सारे क्या हो गए इकोसिस्टम में, ये ऑटोट्रॉप्स हो गए, बायोटिक कंपोनेंट हो गए जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जूप्लैंक्टन्स। ओके, फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले जो ऑटोट्रॉप बनता है किसी भी
एक्वाटिक बॉडी में वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और उनको सबसे पहले जो कंज्यूम करता है, खाता है, वो जू प्लैंक्टन्स होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स होंगी, फ्री स्विमिंग जो तालाब में फ्रीली स्विम कर रही होंगी, और बहुत सारी ऐसी भी लिविंग्स की फॉर्म होंगी जो कि तालाब की निचली सतह पे रह रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी क्या क्या हो गई ये हमारी, बताइए, लिविंग फॉर्म्स हो गई, ऑटोट्रॉपिक फॉर्म्स हो गई और कंज्यूमर फॉर्म्स हो गई। फिर द डिकम्पोजर्स आर द फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। अब हमने देखिए क्या क्या हमने एग्जैक्टली पढ़ लिया। ठीक है, ये काफ़ी, एक मिनट, हाँ, प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली, कि ऑटोटॉप्स के बारे में हमने पढ़ लिया, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं ना, जितने भी आपके और भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं। उसके बाद डिकम्पोजिशन के लिए हमने क्या 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 पढ़ लिया। डिकम्पोजिशन के लिए बोल दिया कुछ फंजाई होंगे, बैक्टीरिया होंगे और कुछ फ्लैजिलेट्स होंगे जो खास तौर पे पॉन्ड के बॉटम पे पाए जाएंगे। This system perform all the function of any ecosystem and of biosphere as a whole। ये सिस्टम जो है किसी भी एक सिस्टम की तरह, ठीक है, इकोसिस्टम की तरह काम करेगा और एक इवन एक बायोस्फीयर जैसा काम करता है वैसे भी काम करेगा। हालांकि एक बायोस्फीयर नहीं होगा, पॉन्ड सिर्फ एक इकोसिस्टम है, कोई बायोस्फीयर नहीं है, पर एक बायोस्फीयर की तरह भी काम करेगा। कैसे? कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय ऑटोट्रॉप्स। हमने बोला था इनऑर्गेनिक मटेरियल भी है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी है वाटर में। ठीक है, तो पहले तो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट किया जाएगा, किसकी हेल्प से? सोलर एनर्जी को लिया जाएगा, रेडिएंट एनर्जी सन से ली जाएगी। कौन लेंगे? ऑटोट्रॉप्स लेंगे। अब आपको ऑटोट्रॉप्स पता है, फाइटोप्लैंक्टन्स पढ़े, एल्गी पढ़ी है ना, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हो गए। फिर ऑटोट्रॉप्स ने सोलर एनर्जी को यूज कर लिया, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज कर लिया। अब उन ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करेंगे हेटेरोट्रॉप्स। कौन कंज्यूम करेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। हेटेरोट्रॉप्स में आपको पैरासाइट्स पता है, सेप्रोफाइट्स पता है ना, पता है कि नहीं पता है? तो ऑटोट्रॉप्स को खाने वाले होंगे हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, सब क्या होंगे? हेटेरोट्रॉप्स होंगे। जो हर्बीवोर्स क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। लेकिन हर्बीवोर्स सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, कार्निवोर्स सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, और ओमनीवोर्स जैसे कि हम हैं, मीट भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं, लेकिन सारे क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो ऑटोट्रॉप्स को खाने वाले होंगे हेटेरोट्रॉप्स। फिर डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन, मिनरल का फॉर्मेशन ऑफ द डेड मैटर। अब जो भी चीज खत्म हो गई, जो भी चीज डेड हो गई, अब जो हेटेरोट्रॉप्स हैं पानी में, ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे, मछलियां भी होंगी, बहुत कुछ होंगे जो क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो उन डेड मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा और उनके डिकम्पोजिशन के बाद उनका मिनरलाइजेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डेड मैटर का डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन कर दिया जाता है और उनको वापस से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, टू रिलीज देम बैक। इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि रीयूज किए जा सकें वो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा। तो दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। There is unidirectional movement of energy toward the higher tropic level and its dissipation and loss as heat to the environment। क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी का जो रहता है मूवमेंट, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहता है। मतलब सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल पे सबसे कम एनर्जी होगी, सबसे हायर ट्रॉपिक लेवल पे सबसे लोअर, सबसे पहला जो ट्रॉपिक लेवल आएगा उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी और धीरे धीरे एनर्जी कम 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 जाएगी अगले वाले ट्रॉपिक लेवल को। तो जो एनर्जी का फ्लो रहेगा वो यूनिडायरेक्शनल रहेगा। क्या आप इतना समझ गए कि ये चार, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होते हैं, ये चार कंपोनेंट्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो मेनली रेगुलेट करेंगे किसी भी इकोसिस्टम को। ठीक है, मतलब ये चार कंपोनेंट जब हम देखते हैं तो इकोसिस्टम में बाकी जितने भी होते हैं बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, और ये चारों फैक्टर्स जो हैं, चारों कंपोनेंट्स जो हैं,
वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एक सिंगल यूनिट की तरह ये काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल हमने किसका पढ़ लिया? पॉन्ड इकोसिस्टम का पढ़ लिया। और इस पॉन्ड इकोसिस्टम में आपने बहुत सारे ऑटोट्रॉप्स पढ़े, हिटेरोट्रॉप्स पढ़े, कंज्यूमर्स कौन कौन से हुए, हिटेरोट्रॉप्स में कौन कौन से ऑटोट्रॉप्स हुए, ये सारे एग्जाम्पल आप याद करेंगे। उसके साथ ही आपने जाना कि एनर्जी का जो फ्लो रहता है वो कैसा रहता है? यूनिडायरेक्शनल रहता है। ट्रॉपिक लेवल बनते हैं हर एक लेवल पे, मतलब हर एक, जैसे जो हर्बीवोर्स हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल फॉर्म करते हैं। फिर आपका प्रोड्यूसर, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं। हर्बीवोर्स, ऑटोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स नहीं, ऑटोट्रॉप्स क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स होंगे। फिर दूसरा ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं आपके हर्बीवोर्स। तीसरा, हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। तीसरा टॉपिक लेवल आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर का, जो कार्निवोर्स ही होते हैं। फिर आगे आ जाता है टर्शरी कार्निवोर्स का, जो कि टर्शरी आपका टॉपिक, तीसरा टॉपिक लेवल होता है। ठीक है, तो इस तरह से टॉपिक लेवल्स बनते हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगी, तब तक आप ये पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। क्लियर है?